हेलो, कैसे हैं आप लोग। वेलकम इन स्टडी क्लिक। चलिए बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी और अब उसके एप्लीकेशन के पार्ट 1 में, जहां पे हम वन शॉट रिवीजन करने वाले थे, लेकिन इसको 2 पार्ट या 3 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक जो है बहुत ही अच्छा है और यहाँ से बहुत सारे सवाल नीट के साथ साथ सीयूटी में आए हुए हैं। तो आने वाले सीरीज में जब ये सवाल फिर से वापस रिपीट होंगे या कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो आ सकते हैं, जिनमें हम लोग एक नए जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को वापस से एक नए सिरे से। बायोटेक्नोलॉजी क्या था, आपने ये पहले वाले लेक्चर में पार्ट में देखा था, जहां पे हमने प्रिंसिपल और प्रोसेस को डिस्कस किया था। आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी और उसके एप्लीकेशंस के। तो बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत ही वास्ट फील्ड है, ब्रांच है बायोलॉजी की, जहां पे आप देख सकते हैं कुछ पॉइंट हमारे पास है, जैसे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के फील्ड में, फूड इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री एज वेल एज मेडिसिन। वहीं पे एग्रीकल्चर, जो कि मेरा फेवरेट टॉपिक रहा है हमेशा से, इसके बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे, बाकी पॉइंट्स को हम लोग बाद में ले आएंगे। फिर क्या आता है आपके पास, पावर इंडस्ट्री। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतनी लिमिटेड ब्रांच ही है बायोटेक की, क्योंकि ये रिसर्च का बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक भी है, एरिया भी है। तो आप यहाँ पे अपने से पॉइंट ढूंढ सकते हैं कि और कौन से वो पॉइंट्स हैं, कौन से ब्रांचेस हैं जहां पे आप बायोटेक का या उनकी एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं, बायोटेक का यूज करके एप्लीकेशन बना सकते हैं। हम लोग यहाँ पे शुरू करने वाले हैं आपके लिए एग्रीकल्चर से। ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, इसलिए मैं इसको यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। आप कहीं और से शुरू कर सकते थे। बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। तो चलिए देखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का हम एग्रीकल्चर में क्या यूज करें। जैसा कि आप जानते हैं, आपको पता है और आप मानेंगे भी इस बात को कि जो ये पॉपुलेशन के मामले में कंट्री का नंबर है, रैंक है, वो बढ़ता जा रहा है तेजी से। हम लोग पहले 2, 3, 4, 5 पे थे और मेरे ख्याल से अभी अगर देखें, आप नया सेंसस देखेंगे तो आप पॉपुलेशन के मामले में नंबर 1 पे हैं। तो बधाई हो आप लोगों को, जिसमें आपने बहुत सारी कंट्रीज को, चाइना को पछाड़ते हुए आपने नंबर 1 रैंक हासिल करी है। चलिए, कहीं तो कोई तो ऐसी रैंक है जहां पे आप पहले नंबर पर हैं। तो वहां पे अगर आप देखिए तो भारत को कहा जाता था हमेशा से कि कृषि प्रधान देश है। अगर इंडिया कृषि प्रधान देश था है तो जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, जहां पे हम नंबर 1 पे आ गए हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस बढ़ती हुई पॉपुलेशन की जो डिमांड है एग्रीकल्चर के फील्ड में या फूड के फॉर्म में, क्या ये एग्रीकल्चर प्रधान देश उनको पूरा कर पाएगा? नहीं कर पा रहा है, तो कैसे? कई बार लोगों ने कहा कि हमने बहुत सारे तरीके अपनाए हैं, बायो फर्टिलाइजर, ये फलाना ढिमका, और हमने प्रोडक्टिविटी को ट्रिपल कर दिया, डबल कर दिया। लेकिन आपको क्या लगता है ये डबल या ट्रिपल प्रोडक्टिविटी बढ़ती हुई पॉपुलेशन के लिए डिमांड को, सप्लाई को पूरा कर पा रहा है? हम उसी बारे में यहाँ पे बात करेंगे। जैसे हम करते क्या है यहाँ पे एग्रीकल्चर में, इंक्रीज इन फूड क्रॉप्स प्रोडक्शन कैन बी अचीव्ड बाय। अगर आपको जो ये प्रोडक्शन को बढ़ाना है, फूड को, तो आप अचीव कर सकते हैं किन मेथड से? पहला मेथड है आपके पास एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। या तो आप एग्रीकल्चर में, खेती में केमिकल का यूज करिए, यूरिया, पोटाश, डाई सब डाल दीजिए एक साथ, या फिर ऑर्गेनिक कल्चर कर लीजिए, या फिर तीसरा ऑप्शन, सबसे बेहतरीन, सबसे बेस्ट ऑप्शन मुझे लगता है आपके लिए है जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, जहां पे हम जीएम क्रॉप्स के बारे में बात करने वाले हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में बात करेंगे। गुड मॉर्निंग। शुरुआत कहां से हुई थी इसकी? शुरुआत हुई थी ग्रीन रिवोल्यूशन से। ग्रीन रिवोल्यूशन क्या था? जहां पे वीट के लिए एग्रीकल्चर को, प्रोडक्शन को बढ़ाया गया था, जिसमें सबसे पहला योगदान आता है नॉर्मन ई बोरलॉग का। एमएस स्वामीनाथन, जो कि इंडिया से हैं, साउथ इंडिया, केरला के आसपास का इनका होम टाउन रहा है। ये घूमते टहलते एक बार मिलने गए थे बोरलॉग से। उन्होंने क्या देखा वहां पे? भाई साहब, गजब तकनीक लगा के उन्होंने क्या किया था, प्रोडक्शन को बढ़ा लिया था। इन्होंने उनके साथ रुके, रहे, सीखे, और सीखने के बाद वापस चले आए इंडिया में। तो जब से कि आपको पता है, एमएस स्वामीनाथन को जो है हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन कहा जाता है इनको। इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन है, लेकिन अगर वहीं पे सिर्फ फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन आएगा, तब किसका नाम आएगा? तब नॉर्मन ई बोरलॉग का आएगा। इंडियन पूछेगा तब आप लगाएंगे, टिक करेंगे एमएस स्वामीनाथन पे, ठीक है। हालांकि अभी रिसेंटली इनकी डेथ हुई है, लगभग 90, 95, 100 साल के आसपास कंप्लीट करने के बाद इनकी डेथ हुई। इसी साल के आसपास में हुआ है, जनवरी, फरवरी, मार्च में, आई थिंक। जो भी, मुझे डेट क्लियर नहीं है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज बाय यूजिंग इंप्रूव्ड क्रॉप वेराइटीज, बेटर क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड यूज ऑफ एग्रोकेमिकल्स। तो इसमें हम लोग क्या सीखते हैं? इसमें हम लोग ये सीखते हैं कि कैसे क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए, क्रॉप की वैरायटी को इंप्रूव करके, या बेटर क्रॉप मैनेजमेंट को यूज करके, या प्रैक्टिसेस को, या फिर एग्रो केमिकल का। तो एग्रो केमिकल मेरे ख्याल से आपको यूज नहीं करना चाहिए, आप इसके साइड इफेक्ट जानते हैं। तो हम लोग बात करेंगे एक नए तरीके से, जैसे फूड सप्लाई वाज ट्रिपल बट वाज नॉट इनफ फॉर द ग्रोइंग पॉपुलेशन। जैसा कि आप जानते हैं कि फूड की सप्लाई ग्रीन रिवोल्यूशन के थ्रू जो है ट्रिपल हो गई, लेकिन फिर भी ये एनफ नहीं है ग्रोइंग पॉपुलेशन के लिए, फिर भी ये पर्याप्त नहीं है, डिमांड पूरी नहीं कर पा रहा है। इसमें एग्रो केमिकल्स वर टू एक्सपेंसिव। कुछ लोग कहेंगे भैया काम करो, फर्टिलाइजर डाल दो, उसमें केमिकल डाल दो। ठीक है, डाल देंगे, लेकिन उसमें फर्क क्या आएगा? फर्क ये आएगा बेटा, ये बहुत एक्सपेंसिव है। एग्रो केमिकल्स आर टू एक्सपेंसिव
टू फॉर फार्मर टू अफोर्ड, फार्मर किसान जो गरीब है वो इसका अफोर्ड नहीं कर सकता, इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, महंगा पड़ेगा, अगर गलती से फसल खराब हो गई तो केमिकल का पैसा प्लस फसल का पैसा दोनों बर्बाद हो जाएगा। ठीक है। इंक्रीज इन यील्ड, आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है विथ एग्जिस्टिंग वैरायटी, जो आपके पास वैरायटी है उन्हीं के साथ, एंड आर नॉट पॉसिबल विथ कन्वेंशनल ब्रीडिंग। अगर आप कन्वेंशनल ब्रीडिंग कराते हैं, हाइब्रिड हाइब्रिड बनाने का चक्कर ट्राई करेंगे तो शायद ये सक्सेसफुल ना हो, और हुआ भी नहीं बहुत बार। ठीक। तो एक नई ब्रांच यहां उभर के सामने आई जिसका नाम था जेनेटिकली मॉडिफिकेशन। तो इंट्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप वाज एन अल्टरनेटिव टू ऑब्टेन मैक्सिमम यील्ड बाय अंडरस्टैंडिंग जेनेटिक्स ऑफ द क्रॉप। तो यहाँ पे क्या हुआ आपके पास, इंट्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जब आप यूज करेंगे तो वहां पे आपको ये चीजें मिलेंगी। जब ये सब चल रहा था ना तो उस समय मेरे माइंड में आया था, सर ने बताया था कि एक काम करते हैं ना, वो नया नया प्लांट आया है लैब में उन्होंने तैयार किया, उसका नाम है पोमैटो। हमने कहा पोमैटो, तो उन्होंने कहा हाँ टोमेटो और पोटैटो, मतलब ग्राउंड का जो डबल डायमेंशनल थ्री डायमेंशनल वाला पार्ट है उसको यूटिलाइज कर रहे थे। कैसे कर रहे थे कि जब किसान पहुंचे, साइंटिस्ट पहुंचे, खेतों में पहुंचे, उन्होंने क्या देखा, इका लगाए हो, टमाटर लगाए हैं, क्या कर रहा है, ऊपर लग रहा है फल लग रहा है, जमीन के नीचे क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो किसान सोचने लग गया, अरे यार मतलब साइंटिस्ट सोच रहे हैं कि ऊपर वाला हिस्सा यूटिलाइज करें, ग्राउंड के नीचे वाला क्या छोड़ दिया ऐसे ही, अब कोई और क्रॉप नहीं लगी तो प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी। फिर अगली बार आए, क्या लगाए हो, सर आलू लगाए हैं, तो ऊपर क्यों नहीं लगाया, सर इस बार तो नीचे लगेगा ना, अच्छा नीचे लगेगा, तो ऊपर वाला हिस्सा तो खाली चला गया, बर्बाद हो गया, कुछ और नहीं लगा सकते इसमें। तो उसी समय उनके माइंड में आया कि ऐसा नहीं कर सकते कि दो प्लांट को जो क्लोजली रिलेटेड फैमिली से हो या क्लोजली रिलेटेड जीनस या स्पीसीज से हो, उनके बीच में हम जो है कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन कर दें कि एक ही प्लांट में दोनों प्रोडक्ट हमको मिल जाए, एक ग्राउंड के नीचे दूसरा ग्राउंड के ऊपर। तो उन्होंने वहां पे जीन निकाला और मिक्स करने का ट्राई किया। देखिए जब जीन आप मिक्स करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोस एंड कॉन्स मिलेंगे आपको, जो आप चाहते हैं जरूरी नहीं है कि वो मिलके सामने आ जाए। आप चाहते थे कि ऐसा वाला बने, जरूरी नहीं है वैसा बन पाए, कुछ और साइड इफेक्ट आ सकते हैं सामने। जैसे मान लीजिए ऊपर क्या लग गया, ऊपर टमाटर लग गया और नीचे, सॉरी ऊपर आलू लग गया नीचे टमाटर लग गया, आपने चेंज किया था ना। तो जब चेंज किया तो ऊपर आलू लगेगा तब भी कुछ नहीं मिलेगा, नीचे टमाटर लगेगा तब भी कुछ नहीं मिलेगा आपको, दोनों हिस्से से क्या होगे, खाली। तो प्रोस एंड कॉन्स को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जीन्स को निकाला, मिक्स किया और बनाया। लेबोरेटरी में अभी तक ये सक्सेस रहा है पोमैटो के नाम से। आने वाले समय में हो सकता है ये किसी तरीके से किसी एंगल से ग्राउंड लेवल पर सक्सेस हो जाए। अगर सक्सेस हो गया तो ये बहुत बड़ा रिवोल्यूशन माना जाएगा साइंस में। ठीक है। सम यूजफुल एस्पेक्ट ऑफ जीएम क्रॉप्स इन एग्रीकल्चर। तो जीएम क्रॉप्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में बात कर रहे हैं, इनका यूजफुल एस्पेक्ट क्या रहा है अभी तक के लिए। पहला पॉइंट ये रखा गया था कि छत्तीसगढ़ में जो है जो चावल वावल होते हैं उसमें जो है विटामिन जो है कम पाए जाते हैं, विटामिन B12 ए वगैरह ये सब कम मिलता था। तो इन्होंने क्या किया, चलो इंप्रूव कर देते हैं इनकी वैरायटी को, तो चावल की वैरायटी को इंप्रूव कर दिया। अब उसमें जहां पे विटामिन ए कम मिलता था, विटामिन बी ज्यादा मिलता था, B12 ज्यादा मिलता था, तो इन्होंने क्या किया, विटामिन ए को भी एनरिच कर दिया। मतलब अब जिनको विटामिन ए नहीं मिल रहा था, नाइट ब्लाइंडनेस वाली समस्या आ रही थी, अब चावल खा रहे हैं, नॉर्मल चावल सस्ते में मिल रहा है, खा रहे हैं और क्या हो रहा है, वो बीमारी नहीं होगी। नेक्स्ट, बेटर नाइट्रोजन फिक्सेशन। बेटर नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब जब भी क्रॉप लगाएंगे तो वो क्रॉप क्या करेंगे, एनवायरमेंटल नाइट्रोजन को ग्राउंड में फिक्स करने का काम करेंगे, यानी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देंगे नाइट्राइट, नाइट्रेट, अमोनिया जैसे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स में। ठीक है। फिर क्या आया, मॉडिफाई किया है तो उनके पास क्या है, एबायोटिक स्ट्रेस को टॉलरेंस करने की एबिलिटी भी है। जैसे जब तक वो मॉडिफाइड नहीं था तब तक उसके पास क्या था, हल्की सी धूप, तेज धूप हो गई मर गया, ज्यादा ठंडी पड़ गई मर गया, ज्यादा तेज बारिश हो गई तो मर गया, हल्का सा ठंडा हुआ फिर मर गया। तो ये जो फ्लक्चुएशन था एबायोटिक स्ट्रेस के लिए वो झेल नहीं पा रहा था। जब मॉडिफाई कर दिया तो सीना तान के खड़ा है, चलो आ जाओ, कितनी धूप पड़ोगे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आंधी आ रही खड़े रहेंगे ऐसे, स्ट्रेंथ आ गई हमारे पास। क्यों, हम पहले हमारा स्टेम कमजोर था ना, तुम हमको तोड़ के चले गए थे, आओ इस बार आओ, इस बार वाइल्ड वैरायटी का हमने जो है जीन निकाला है, अपने अंदर इंट्रोड्यूस कर लिया है, स्टेम हमारी मजबूत हो गई है। ये सब पॉसिबल किसकी वजह से, पॉसिबल है बायोटेक के टेक्नोलॉजी की वजह से। ठीक है, बायोटेक की वजह से ही है। तो यहाँ पे एबायोटिक स्ट्रेस क्या हुआ, कोल्ड, ड्रॉट, सूखा, साल्ट, हीट एक्सेट्रा, इनको टॉलरेट कर जाएगा, झेल जाएगा। आप एबायोटिक स्ट्रेस टॉलरेट कर सकते हैं लेकिन रिश्तेदारों की बातें टॉलरेट नहीं कर सकते, है ना, उनको छोड़ के। इनके लिए भी कोई ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं आई है, उम्मीद करते हैं साइंटिस्ट आप लोग रिक्वेस्ट करिए कि वो भी टेक्नोलॉजी आपके पास आ जाए। नेक्स्ट क्या था, रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड। जो आपकी डिपेंडेंसी है केमिकल पेस्टिसाइड्स पे उसको कम करना, और हमने क्या बनाया, हमने बनाया पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप। ये एक वास्ट वैरायटी है, बहुत बड़ा एरिया, इसके बारे में डिस्कस करना बाकी डिटेल में, अभी के लिए डिस्कस नहीं करेंगे इसको। तो पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप मतलब कीड़े लग जाते हैं फसलों में, हमें बचाना है, हमें ऐसा प्लांट बनाना है कि उसमें कीड़े लगे ही ना, यानी हमें अपने आप को भी ऐसा बनाना है कि हमको मच्छर लगे ना। मच्छर बहुत काटते हैं, बहुत परेशान करते हैं, नींद नहीं आती है। अपने आप को जेनेटिकली इतना मॉडिफाई करो कि मच्छर काटे ना, पता ही चले, असर ही ना हो, और हम मस्त एकदम गहरे में घोड़ा बेच के सोते रहे। ठीक है, आएगा, ये भी टेक्नोलॉजी आएगी आगे। अगर आप सोच सकते, साइंस कहता है इफ यू थिंक यू कैन, अगर आप सोच सकते तो आप कर सकते हैं। तो हमने सोचा और हम करेंगे, कब करेंगे पता नहीं। रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस।
हार्वेस्टिंग के बाद जब स्टोर करते हैं तो वेयर हाउसेज में, तो वहां भी लॉस होता है ग्रेन्स वगैरह का, तो उस पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस को भी कम करने का प्रयास बायोटेक ने हमको बताया। नेक्स्ट, इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेज बाय द प्लांट। तो जो ये प्लांट्स मिनरल को बहुत ज्यादा यूज कर लेते हैं, फिर उसके बाद रिलीज कर देते हैं एनवायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में, तो इसको भी एफिशिएंसी के साथ यूज कर पाए और बेटर प्रोडक्टिविटी दे पाए, इस बारे में भी बायोटेक आपको सिखाएगा। यहाँ पे कैसे सिखाएगा हम बात करेंगे। प्रोडक्शन ऑफ डिजीज रेजिस्टेंट क्रॉप, डिजीज ना लगे, बीमारियां ना लगे प्लांट में, इसके बारे में भी बात करेंगे। एंड माइक्रो प्रोपगेशन फॉर द बायोमास एनर्जी प्रोडक्शन। अब देखिए यहाँ पे दोनों चीजें आपके पास है एग्जांपल में। ये रहा आपका टोमेटो, टोमेटो में देखिए ऊपर टमाटर लगा हुआ है, नीचे क्या लगा हुआ है, पोटैटो लगा हुआ है, आलू लगा है। दिस इज पोटैटो एंड दिस वन टोमेटो। तो ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ है लैब में, लेकिन आगे चल के बात करेंगे। एक और मैंने यहाँ पे इमेज लगाई हुई है, ये जो है ये है आपका बीटी कॉटन का। बीटी कॉटन, बिट्टी कॉटन क्या है इसके बारे में बात करेंगे। डिजीज लगती नहीं है, इसमें कीड़े लग जाते हैं। ये कॉटन का फ्रूट है, बॉल है, कॉटन बॉल कहा जाता है इसको। कीड़े आते हैं, बैठते हैं, इसको बोर कर देते हैं, छेद करके निकल जाएंगे, काट के खा जाएंगे। जैसे काट के खाएंगे पूरा धागा थ्रेड क्या होगा, कॉटन खराब हो जाएगा। अब खराब हो गया तो ये हमारे किसी काम का रहा नहीं। इससे बचने के लिए बैसिलस thuringiensis नामक बैक्टीरिया का जीन इसमें इंट्रोड्यूस किया गया। कैसे इंट्रोड्यूस किया गया, क्या हुआ आगे चल के, ये कहानी हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं इस टॉपिक पे। तो पेस्ट रेजिस्टेंट बनाना है, मतलब उस पे कीड़े वीड़े ना लगने पाए, खराब ना कर पाए। तो चलिए बना के देखते हैं क्या बनाएंगे यहाँ पे। डेवलपमेंट ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, यानी रिजल्ट में क्या आएगा, रिड्यूस यूज ऑफ पेस्टिसाइड। अगर पेस्ट रेजिस्टेंट बन गया जेनेटिकली मॉडिफाई करके, तो हमको बदले में पेस्टिसाइड यानी केमिकल यूज नहीं करने पड़ेंगे। केमिकल नहीं यूज करेंगे तो पैसा बचेगा उसका अलग से। वन सच अप्रोच, इसी सीरीज में एक अप्रोच आया, एक सामने उद्देश्य आया, हमने कंप्लीट किया। इंट्रोडक्शन ऑफ बीटी टॉक्सिन, बैसिलस thuringiensis, इसका पूरा नाम है, बैसिलस thuringiensis टॉक्सिन को निकाला टू द टारगेट प्लांट। एग्जांपल कुछ प्लांट में इंट्रोड्यूस किया, ट्राई भी किया, इसमें बहुत सारे बैन भी हो गए और बहुत सारे अभी चल भी रहे हैं। जैसे एग्जांपल है आपके पास बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न एंड बीटी टोमेटो, बीटी राइस, बीटी ब्रिंजल, बीटी पोटैटो, बीटी सोयाबीन। बीटी ब्रिंजल इसमें क्या हुआ है बेटा, ये बैन किया गया। सबसे पहले यूएस ने बैन करा, फिर धीरे धीरे इंडिया को समझ में आ गया कि हम पागल तो है नहीं अकेले, हमको भी बैन कर देना चाहिए। क्या आप जब भी बैगन खाते हैं, चोखा भरता जो भी बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा, बैगन को आप क्या करिएगा, बैगन को आपको क्या करना है, बस भुनना है, काटना है। काट के जब खोलेंगे ऐसे देखेंगे अंदर क्या होगा, कीड़े रहते हैं। फिर आप समझते हैं यार बाहर से बैगन दिखने में एकदम चिकना था, कहीं कोई होल होल नहीं था, काटे तो अंदर कीड़ा आया कैसे। सवाल इतना जटिल है कि प्रश्न उतना ही मुश्किल हो गया। आप समझ ही नहीं पा रहे कीड़ा अंदर आया कैसे, बहुत देर से सोच रहे हैं अरे ये बैगन है, इसके अंदर आया कैसे कीड़ा। कीड़ा ऐसे आया कि जब वो फ्लावर के फॉर्म में था बैगन का, तब वो इंसेक्ट आया था, उसके ऊपर एक लिंग करके चला गया था। फ्लावर कन्वर्ट हुआ फ्रूट में, उसके एक्सेसरी पार्ट तो गिर गया, लेकिन ओवरी के पास क्या था, वहीं पे थे, और वो क्या हो गया, डेवलप हो गया फ्रूट में। तो वो एग जो है उसके फ्रूट के, डेवलपिंग फ्रूट के अंदर थे। बाद में क्या हुआ, डेवलपमेंट के साथ साथ जो है फ्रूट बड़ा होता गया, अंडे में से लार्वा, वो कैटरपिलर बाहर आए। अब वो जो छोटा स्मॉल सॉफ्ट कर्नेल टिश्यू वाला पार्ट था, वो इसको कंज्यूम करते हुए आगे बढ़ते रहे। कभी कभी मौका मिला तो किनारे से होल करके पंचर करके टिश्यू को बाहर आ गया, अदरवाइज उसके अंदर रहेंगे। और जब आप उसको काटेंगे, खोलेंगे, तो उसके अंदर आपको वो इंसेक्ट कैटरपिलर लार्वा के फॉर्म में दिखाई देगा, यानी फसल खराब हो गई। लेकिन बाद में जब मॉडिफाई कर दिया, जेनेटिकली मॉडिफाई किया, तो इसके शुरू में अच्छा मिला सबको, अरे गजब बढ़िया बैगन है, इसमें कीड़े नहीं लगते हैं, बढ़िया खाओ। लेकिन साइड इफेक्ट थे। साइड इफेक्ट क्या थे, बाद में लोगों को धीरे धीरे समझ में आया, मेंटल रिटार्डेशन, सोचने की थिंकिंग एबिलिटी कम हो जाना। तो इसको जो है यहाँ पे कम किया गया, बंद किया गया, बैन कर दिया गया। बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय द बैसिलस thuringiensis, जो ये टॉक्सिन था ये बैसिलस thuringiensis नामक बैक्टीरिया से प्रोड्यूस किया जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बीटी टॉक्सिन जीन, क्योंकि इसके पास क्या है, बीटी टॉक्सिन जीन है। खतरनाक जहर बनाने वाले जीन इसके बॉडी में पहले से थे। बीटी टॉक्सिन जीन क्लोन्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया, बीटी टॉक्सिन जो जीन है ये बैक्टीरिया से क्लोन किए गए हैं, एंड एक्सप्रेस्ड इन प्लांट टू प्रोवाइड, और ये प्लांट से एक्सप्रेस किए गए प्लांट में, ताकि प्लांट को प्रोवाइड कर सके क्या, रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट, इंसेक्ट से बचने की एबिलिटी। यानी अब आपको इंसेक्टिसाइड की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इंसेक्टिसाइड यूज नहीं करेंगे। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ बीटी टॉक्सिन एंड बीटी कॉटन। बीटी टॉक्सिन का जो मैकेनिज्म है वो बीटी कॉटन में कैसे है, बैसिलस thuringiensis जो आप जानते हैं। यहां से देखिए सवाल आया हुआ है, ये सवाल जो है नीट में आया था, सीयूटी में भी आया था, एज वेल एज नीट में भी आया हुआ है। कब पूछा था इन्होंने, 2024 में ही पूछा है। तो बैसिलस thuringiensis जिससे बीटी टॉक्सिन निकालेंगे, जो कि एक प्रोटीन होता है, टॉक्सिन मतलब जहर, मतलब प्रोटीन, किसी भी सांप का जहर सब प्रोटीन है, सब कुछ प्रोटीन का बना हुआ है। विच किल्स इंसेक्ट लाइक लेपिडोप्टेरन, इंसेक्ट मतलब फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास दिया गया यहाँ पे उनका लेपिडोप्टेरा, कोलियोप्टेरा एंड डिप्टेरा करके, ठीक है, जिसमें 2 पंख बनेंगे, 1 पंख बनेगा, ऐसा वाला नाम जो है इसमें है। बीटी टॉक्सिन जीन एक्सप्रेस इटसेल्फ, बीटी टॉक्सिन जीन अगर है तो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और प्रोटीन बनाएगा। वो प्रोटीन क्रिस्टल के फॉर्म में होंगे एट पर्टिकुलर फेज ऑफ द बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया की किसी लाइफ में जब वो एंटर करेंगे तो क्रिस्टल के फॉर्म में बने रहेंगे, लेकिन
यही जो क्रिस्टल के फॉर्म में प्रोटीन है, प्रोटॉक्सिन है, ये इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन है, इंसेक्ट की हत्या करने वाला प्रोटीन है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम लोग हैं यहाँ पे, बीटी टॉक्सिन एग्जिस्ट एज इनएक्टिव, ये हमेशा इनएक्टिव रहता है, ना नहीं मारेंगे ऐसे नहीं, क्यों, किस फॉर्म में, प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में। एंड ऑन इंजेक्शन, जैसे इसको निगला जाता है, जैसे इसको इंसेक्ट बाइट करता है, खाता है, काटता है, तब ये उसके गट में जाके, सलाइवा में जाके, जैसे सलाइवा का पीएच इसका एल्कलाइन होता है, एल्कलाइन पीएच में आते ही एक्टिवेट होता है, आप तो हत्या करेंगे तुम्हारी, कैसे करेंगे, ऑन इंजेक्शन ऑफ इट बाय इंसेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द टॉक्सिन, ये तुरंत टॉक्सिन के एक्टिव फॉर्म में आता है, ड्यू टू द, देखिए अंडरलाइन करना इंपॉर्टेंट है, ड्यू टू द एल्कलाइन पीएच ऑफ द गट, तो गट का जो पीएच होता है एल्कलाइन होता है, यानी बेसिक होता है, वहां पे एक्टिवेट होता है, दैट सॉल्युबलाइज द क्रिस्टल, क्रिस्टल सॉल्युबलाइज होगा, एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा, और एक्टिव फॉर्म में आएगा तो लाइसिस करके फाड़ देगा, गटाई उटाई मर जाएगा वो। बीटी टॉक्सिन आइसोलेटेड फ्रॉम द बैक्टीरिया कोडेड बाय द जीन, अब इस जीन का नाम भी इंपॉर्टेंट है, क्राइजीन, CRY जीन, क्राइजीन कहा गया था इसको, क्राइजीन के जैसे जो है ये कोड होता है। अब क्राइजीन में बहुत सारे नाम हैं जो अलग अलग प्लांट में यूज हुए हैं, जैसे क्राई फर्स्ट AC, क्राई सेकेंड AB कॉटन बॉलवॉर्म पर यूज किए गए थे, ये जीन है, ये टारगेट प्लांट है उसका। क्राई फर्स्ट AB कॉर्न बोरर, भुट्टा में जो है यूज किया गया था, कॉर्न को बोर करके खराब करने वाला था ये, ठीक है। और ये लास्ट पेज, लास्ट स्लाइड इसकी आज के लिए, कि बीटी टॉक्सिन काम कैसे करता है। बीटी टॉक्सिन भैया ऐसे काम करता है, जैसे बीटी टॉक्सिन जो कि प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में इनएक्टिव फॉर्म है इसका, इनएक्टिव फॉर्म से ये स्प्रे होता है ऑन द क्रॉप, फसलों के ऊपर इसको स्प्रे करते हैं जब ये, तो उस समय ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। ईटन बाय द इंसेक्ट, स्प्रे हो गया तो इंसेक्ट उसको आएंगे, बैठेंगे, खा लेंगे, खाने के बाद टॉक्सिन गेट एक्टिवेटेड बाय द एल्कलाइन पीएच, ये पहले बताया था आपको, एल्कलाइन पीएच में जाके एक्टिवेट हो जाएंगे, एंड स्वेलिंग ऑफ द गट एंड लाइसिस, गटाई को फुला के फाड़ देंगे, रप्चर कर देंगे, एंड रिजल्ट में क्या होगा, रिजल्ट में होगा इंसेक्ट जी जाएगा, इंसेक्ट बच जाएगा, इंसेक्ट का पुनर्जन्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये आज के लिए इस कहानी में एप्लीकेशन के फॉर्म में बायोटेक का इतना ही, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो इसका अगला पार्ट है मेडिसिन का और अदर सब्सटेंस का, जहां पे हम लोग मेडिसिन वगैरह बनाएंगे, इंसुलिन बनाएंगे, इंसुलिन वाली जो बीमारी सबसे भयंकर है, तो वहां पे इसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो आप लोग आइएगा, बात करेंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।